हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। उससे पहले हमने जो भी पहले पुराना पढ़ाया है या पहले पढ़ चुके हैं, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे हुआ, और लघु बीजाणु धानी से ही हमारे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जनन यानी बीजाणु धानी से बीजाणु कैसे बनते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। तो लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है या कैसे हुआ, तो हमें पता है कि प्रत्येक परागकोश जो है वो बाह्य त्वचा से ढका हुआ होता है, और ये बाह्य त्वचा क्या है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से ढका हुआ होता है जो कि समरूपी अविभजित कोशिकाओं का समूह होता है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि समरूपी यानी समान रूप से दिखने वाली कोशिकाओं के एक पुंज से घिरा रहता है। फिर ये कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं और बड़े आकार की बनती हैं और निर्माण करती है परपक्षु कोशिकाओं का। धीरे धीरे जो है समरूपी अविभेदित कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं के साथ मिलकर बड़ा आकार बनाती हैं और फिर ये परिवर्तित हो जाती हैं परपक्षु कोशिकाओं में। ये परपक्षु कोशिकाएं जो हैं दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें विभाजन होता है, आगे जाके विभाजन होता है परपक्षु कोशिकाओं में, और ये दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब पहला जो है परपक्षु कोशिकाओं में जो पहली कोशिका बनती है वो बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, परपक्षु कोशिकाएं से बनता है पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। नाम से ही पता है, भित्तीय यानी दीवारें जो बना रहा है, और प्राथमिक बीजाणुजन जिससे बीजाणु बनेगा। तो हमने इसमें पढ़ा है भित्तीय यानी जो दीवार, या हम लोग बोल सकते हैं परतें जो बनती हैं। सबसे पहली परत का नाम है बाह्य त्वचा, इंग्लिश में एपिडर्मिस। दूसरी का नाम है अंतःशियम यानी एंडोथीशियम। तीसरी जो लेयर है जिसका नाम है मध्य परतें, और हमारी जो चौथी है वो है टैपेटम। ठीक है, इनका कार्य भी बता देती हूँ। बाह्य त्वचा और अंतःशियम जो है ये दोनों, या मध्य परतें, ये तीनों आवरण का कार्य करती हैं, और तीनों ही जो हैं जो लघु बीजाणु धानी है जो बन रही है उसकी सुरक्षा का कार्य भी करती है। एपिडर्मिस बिल्कुल कवरिंग का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अंतःशियम मैंने बताया बाद में जाके जब आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो शुष्क होने पर ये क्या होती है, स्फुटन होता है इसमें, और इसमें से परागकण जो है वो निकलते हैं। मध्य परत जो होती है वो अल्पकालिक होती है और कुछ में हाश्रित हो जाती है। टैपेटम हमने बताया, जो टैपेटम है इससे सारा पोषण कौन लेगा, जो बीजाणु बनेंगे अंत में, है ना। ठीक है, अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं से किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से में अर्धसूत्र विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु होते हैं 4-4 के ग्रुप में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चतुष्क, यानी 4-4 के ग्रुप में होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स जो बन रहे हैं या परागकण जो बनने वाले हैं वो पहले किस आकार में होते हैं, लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु किस रूप में होते हैं, चतुष्क, 4-4 के समूह में होते हैं। तो इतना सारा कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। एक बार रिवीजन के लिए मैंने आपको रिपीट किया कि जो लघु बीजाणु धानी है उसका निर्माण कैसे होता है। तो परपक्षु कोशिकाएं बनती हैं, उससे दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं, पहले से सारी भित्तियां बनती हैं और दूसरे से लघु बीजाणु बनते हैं। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो लघु बीजाणु हमने कहा कि चतुष्क बनते हैं, तो ये जो चतुष्क होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं। ये जो चतुष्क है ये 5 प्रकार के होते हैं, तो हम इनका अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट जो है, या हम बोल सकते हैं पहला जो है वो है चतुष्क फलीय। पहला जो है चतुष्क फलीय, और इसमें हम अगर देखेंगे
तो इसमें एक और देखने पर हमें केवल 3 लघु बीजाणु दिखेंगे। ये डायग्राम में देखिए आप, अगर एक तरफ से देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे और चौथा जो होगा इनके पीछे की ओर होता है। अगर हम देखें तो 3 दिख रहे हैं हमें और एक जो होगा वो पीछे की तरफ होगा। और इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री पौधे। ज़्यादातर द्विबीजपत्री पौधे में हमें इस तरह का यानी कैसा चतुष्क फलीय जो है वो जो अरेंजमेंट है, ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला व्यवस्था हमें मिलती है चतुष्क की। ठीक है, दूसरा है समद्विपार्श्विक। ठीक है, दूसरा है समद्विपार्श्विक। इसमें जो है, इसमें आप ये देखिए डायग्राम, इसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक तल में ही दिखाई देता है। आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 जो चारों चतुष्क हैं, जो चारों लघु बीजाणु हैं, चतुष्क नहीं सॉरी, जो चारों लघु बीजाणु हैं वो एक ही तल में अरेंज हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण है सारे एक बीजपत्री पादप यानी सारे मोनोकॉट। तो ज़्यादातर जो है चतुष्फलीय किस में मिल रहे हैं, द्विबीजपत्री पादप में, और समद्विपार्श्विक जो है वो मिल रहे हैं एक बीजपत्री पादप में। थर्ड तरीके का है टी आकार का। ठीक है, टी आकार, नाम से पता लग रहा है कि उसका जो आकार होगा वो टी तरीका का होगा। अब देखिए उसमें क्या होता है, डायग्राम अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा डायग्राम। इसमें जो है 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में होते हैं। इसमें जो है 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में और 2 लंबवत रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एक बार डायग्राम से समझते हैं, ये देखिए। ठीक है, 2 लंबवत रूप में है इधर और 2 ये टीएस रूप में। ठीक है, ये 2 इधर और 2 इधर। और इस तरह की जो व्यवस्था है वो पाई जाती है एरिस्टोलोकिया में, एरिस्टोलोकिया के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए। फिर से बताती हूँ, टी आकार का, इसमें 2 लघु बीजाणु लंबवत और 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में पाए जाते हैं। मैंने आपको स्पष्ट भी किया है कि 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में, 2 लंबवत रूप में उपस्थित रहते हैं। ये विन्यासित इस तरह से विन्यासित रहते हैं चतुष्क में। एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। फोर्थ जो प्रकार है वो हमारा है क्रॉसेट। देखिए क्रॉसेट, इसमें जो होते हैं, इसमें जो है 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जिससे ऊपर और नीचे का एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, दिख रहा है ये राइट एंगल यानी एक समकोण बना रहा है। इसके कारण जो एक दूसरे से समकोण बनाते हैं और ऊपर एवं नीचे की एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। दिख रहा है आपको कि नीचे का सिर्फ एक ही दिख रहा है, क्योंकि इधर एक राइट एंगल बन रहा है तो नीचे की उस तरफ जो होगा एक और होगा। तो ये एक समकोण बनाते हैं और उदाहरण है इसका मैग्नोलिया। ठीक है, चौथे प्रकार का जो है वो है रैखिक। चौथा है रैखिक। इसमें सभी लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में विन्यासित रहते हैं। और इसका जो डायग्राम है, इसका डायग्राम मैं आपको बना के बता देती हूँ। इसके जो है वो सारे एक ही लाइन में रहते हैं। देखिए सारे एक ही रेखा में सभी लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में विन्यासित रहते हैं। सारे एक ही रेखा में अरेंज हैं और इसका उदाहरण है हेलोफिलिया। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हुआ कि चतुष्क, हमने बोला यहाँ मात्र कोशिका थी, उससे अधसूत्रण हुआ और क्या बना, चतुष्क रूप में, लघु बीजाणु जो है चतुष्क रूप में। और हमने देखा उदाहरण के तौर पे कि 5 तरह के ये चतुष्क होते हैं। अब ये चतुष्क से परागकण कैसे बनता है, अभी तो क्या ये इमेच्योर स्टेज में है, या हम बोल सकते हैं अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये परागकण, इस चतुष्क अवस्था से परागकण कैसे बनता है उसको हम पढ़ेंगे।
तो चतुष अवस्था में जो है लघु बीजाणु की भित्ति होती है। आप देख पा रहे हैं जितनी भी चतुष अवस्थाएं इसमें सब में ये लोग आपस में एक भित्ति के द्वारा जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे उसका विघटन होता है और उसके विघटन के कारण ये जो सभी लघु बीजाणु हैं इसका विघटन होता है और ये सारे जो चतुष्क हैं ये मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर आप देख रहे हैं सबकी जो शेप अलग अलग है, या हम बोल सकते हैं उनका आकार अलग अलग, बाद में जाकर कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। ये सारे कैसे हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं, चतुष्क जो है, चतुष्क अवस्था या लघु बीजाणु जब गोलाकार आकार में आ जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, परागकण। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ परागकण का निर्माण कैसे हुआ। ये चतुष्क अवस्था थी, ठीक है, जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। ये लघु बीजाणु जो है एक भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये भित्ति भी अगर मैं बताना चाहूँ आपको या फिर आप जानना चाहें तो कैलोस की बनी हुई है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये कैलोस जो है एक कैलेस एंजाइम के द्वारा जो है इसका विघटन हो जाता है। उतना डिटेल आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। आप इतना लर्न कर लीजिए कि ये जो है चतुष्क अवस्था में पाया जाता है, या आप लर्न करना चाहते हैं तो फिर मैं फिर से बता देती हूँ। कैलोस जो है, कैलोस से भी भित्ति उपस्थित रहती है जिससे निर्माण होता है इस भित्ति का। और कैलेज जो है, कैलेज, ठीक है, कैलेज एंजाइम जो है उससे विघटित हो जाती है ये भित्ति। और ये जो चतुष्क होते हैं ये चार, यानी एक जो है चतुष्क से 4 परागकण का निर्माण होगा। और जब ये गोलाकार बन जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं परागकण। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना होती क्या है। ये तो हो गया जब थोड़ा सा मैच्योर होने को आया तो उसकी शेप कैसी होती है, अंदर से कैसा होता है वो। तो हम बात करें, अगर देखें उसको बाहर से, तो आकार में ज़्यादातर जो होते हैं परागकण वो गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, या कई बार होते हैं बहुभुजाकार भी होते हैं। तो वो शेप अलग अलग हो सकती है उनकी, कईयों में जो है गोलाकार होते हैं, कईयों में अंडाकार होते हैं, और कईयों में कई भुजाकार भी होते हैं। इनमें जो है प्रत्येक परागकण में जो है केंद्रक होता है और सघन कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें जो है केंद्रक और सघन कोशिका द्रव होता है। और जो है ये इसमें जो है 2 भित्तियों से आवृत रहता है। ये देखिए, ठीक है, फिर से बता रही हूँ। आकार, अगर हम आकार की बात करें तो ये गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है। इसमें केंद्रक पाया जाएगा और इसमें सघन कोशिका द्रव्य होता है। और इसमें 2 भित्तियों से ये आवृत रहता है। पहली भित्ति है ब्राह्यचोल और अंदर वाली जो भित्ति है उसको बोलते हैं अंतःचोल। इंग्लिश में बात करें तो एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, परागकण की। इसमें 2 भित्तियाँ होती हैं, बाहर वाली ब्राह्यचोल और अंदर वाली अंतःचोल। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ब्राह्यचोल की। तो जो ब्राह्यचोल है ये एक स्पोरोपोलिन पदार्थ की बनी हुई होती है। ठीक है, और ये अगर आप इसको लर्न करना चाहें, ये होती है कि थोड़ी सुसज्जित होती है। अगर उसमें कुछ उभार होता है, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में वर्ड है ऑर्नामेंटल, कि कुछ सजावटी आवरण जैसा इसमें बने हुए होते हैं ब्राह्यचोल में। फिर जो है इसमें स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ बना होता है। और ये स्पोरोपोलिन के कारण ये कैसी नेचर में हो जाते हैं परागकण, प्रतिरोधी। इन पे ना कोई एसिड वर्क कर सकता है, ये किसी भी एक्सट्रीम जो है, किसी भी जो है अगर तापक्रम में भी ये रह सकता है, इसको प्रतिरोधी बनाता है और ये कई फिर लंबे टाइम तक रह सकता है। इसके बचाव प्रतिरोधी, परागकण को प्रतिरोधी बना देता है। अब हम बात करते हैं इसी जो है ब्राह्यचोल में ये स्पोरोलिन, और जहाँ पे ये स्पोरोलिन नहीं होती उस सतह पे कुछ कुछ छिद्र होते हैं। जहाँ पे ये छिद्र होते हैं वहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती। और जो स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती और कुछ जो छिद्र होते हैं, इन छिद्र को बोलते हैं जनन छिद्र। देखिए फिर से समझा रही हूँ। हमने बोला ब्राह्यचोल है, बाहर वाली भित्ति, वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिन से। और इसी जो ब्राह्यचोल है उसकी सतह पे कुछ छिद्र होते हैं। जहाँ पे ये छिद्र है वहाँ पे क्या होते हैं, स्पोरोपोलिन नहीं है। ठीक है,
क्योंकि अगर जहाँ स्पोरोपोलन है वहाँ उसको प्रतिरोधी बना रही है कि ना उसमें कोई एसिड प्रवेश कर सकता है, ना कोई उस पर रिएक्शन हो सकता है। तो उस सतह पर कुछ छिद्र होते हैं और वहाँ जहाँ छिद्र है वहाँ स्पोरोपोलन नहीं है, और इन छिद्रों को हम किस नाम से जानते हैं? जनन छिद्र से। ठीक है। और इन छिद्रों के पास ही कुछ होती है एंजाइमी प्रोटीन, इनमें एंजाइमी प्रोटीन होती है, और इन एंजाइमी प्रोटीन के कारण ये जो है इनमें एंजाइमी प्रोटीन होती है, उपस्थित होती है। और कई जो हम देखते हैं पादप जो हैं, कोई काफ़ी जो पुष्प हैं जो कीट परागित पुष्प हैं, जो जिनमें कीटों के द्वारा ही परागित होते हैं या परागण होता है, उनमें हम देखते हैं कि इनकी सतह पर एक तैलीय परत पाई जाती है। उस तैलीय परत को, ये देखिए मैंने आपको स्पष्ट भी किया कि कीट परागित पुष्प में एक तैलीय परत भी पाई जाती है। उस तैलीय परत को क्या कहते हैं? परागकीट कहते हैं। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें संरचना में, समझ लीजिए। पहला हमने बोला ब्रायोचोल, और ब्रायोचोल में स्पोरोपोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कुछ पूछा जाता है स्पोरोपोलन के बारे में, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो ब्रायोचोल में क्या है? स्पोरोपोलन। स्पोरोपोलन इसको क्या बना देता है? परागकण को प्रतिरोधी बना देता है। जहाँ पे स्पोरोपोलन नहीं है और सतह पे कुछ छिद्र हैं, उन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। जहाँ पे कीट परागित पुष्प है, जहाँ पे कीटों के द्वारा होगा, तो अब जहाँ पे कीट से परागण हो रहा है पुष्पों में, तो हमें पता है वो पुष्प कैसे होते हैं? बहुत सुगंधित होते हैं, उनमें बहुत अच्छी सुगंध होती है, या फिर उनका कलर जो होगा या फिर उनका रंग जो होगा वो बहुत चटकीला होगा, ताकि वो किसी भी कीट को आकर्षित कर सके। अब अगर उसमें सुगंध है तो सुगंध किससे होगी? किसी उसमें सुगंधित पदार्थ होगा, तो वो सुगंधित पदार्थ के तैलीय परत, और उस तैलीय परत को हम बोलते हैं पराग कीट। ठीक है। अब ये जो पराग कीट है, इसका निर्माण और जो संश्लेषण है, मैंने आपको ब्लैक से इसलिए शो किया है। इसका जो निर्माण है, ये पराग कीट, हमने बोला कि कीट परागित पुष्प में एक तैलीय परत पाई जाती है, इसको पराग कीट कहते हैं। तो इसका निर्माण किससे होता है? टैपेटम से। टैपेटम याद है ना, यहाँ परतें थी हमारी, 4 परतें यहाँ, और ये टैपेटम किसको पोषण दे रहा था? लघु बीजाणु को। तो इस लघु बीजाणु के बाहरी आवरण का निर्माण भी टैपेटम से हुआ। तो ये पोषण देता है अगर तैलीय परत, यानी इसके जो है, जो हमने कहा ये पराग कीट है, उसके निर्माण में, संश्लेषण में भी टैपेटम कार्य करता है। अब कई बार ये जो टैपेटम द्वारा उत्पन्न जो प्रोटीन है, हमने कहा यहाँ पे इनमें एंजाइमी प्रोटीन पाया जाता है, तो इनमें ब्राह्यचरण की गुहिका और रिक्त स्थलों में बढ़ जाते हैं। ये जो छिद्र हुआ या उसकी आवरण में जो छोटी छोटी जगह है, उसमें ये प्रोटीन भर जाती है, और नमी मिलने पर जब ये वातावरण में फैल जाते हैं, उसके कारण मनुष्य में क्या होती है? पोलन एलर्जी होती है। तो कईयों को जो है फैब के महीने में जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, उनको पोलन ग्रेन से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और कोई काफ़ी जो लोग हैं उनको पोलन एलर्जीज भी रहती हैं। तो टैपेटम द्वारा उत्पन्न जो प्रोटीन है वो ब्राह्यचोल की गुहिका और काफ़ी रिक्त स्थानों में बढ़ जाते हैं, बाद में नमी मिलने में ये वातावरण में आ जाते हैं, जिससे मनुष्य में क्या होती है? पोलन एलर्जी या परागकण की एलर्जी उत्पन्न होती है। अब हम दूसरी परत जिसका नाम है अंतचोल की बात कर लेते हैं। तो अंतचोल जो है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। अभी हमने बात की ना कि 2 परतों से बना हुआ है परागकण। बाहरी परत क्या है? ब्राह्यचोल, और अंत वाली है अंतचोल। तो जो अंदर वाली परत है इंटाइन, या जो अंतचोल है, वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। यहाँ पर हुआ हमारा संरचना, लेकिन ये जो परागकण की संरचना हम पढ़ी है, ये परागण, जो परागण प्रोसेस होती है, परागण उसकी पूर्व की है, यानी अभी इमेच्योर बना है परागकण तब की है। अब कुछ पादप में जो ये विशेष है, इंपॉर्टेंट लगा रखा है मैंने, कि कुछ पादप में परागकण परस्पर मिलकर विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। जहाँ यहाँ देख रहे हैं आप, परागकण पिंडों में है, चतुर्थ अवस्था में नहीं है, ये भी चतुर्थ अवस्था में नहीं है। अगर चतुर्थ अवस्था के अलावा परागकण मिलकर एक पिंड का निर्माण कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं परागपिंड और या पोलोनियम। क्वेश्चन में परागपिंड की जगह पोलोनियम करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलोनियम किस में मिलता है, पोलोनियम क्या होता है, और इसका उदाहरण है आग।
कुछ पौधों में ये पिंड ना बनकर क्या बन जाता है, संयुक्त हो जाते हैं, ये परागकण एकदम गुच्छा बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये गुच्छा बन गए, ठीक है, इसका निर्माण कर लेते हैं। अब है हम पढ़ेंगे परागकण का स्फुटन। तो परिपक्व परागकोश में मध्य स्तर और टैपेटम नष्ट हो जाती है। यहाँ जब हम बात कर रहे थे ये तीनों इनकी परतों की, तो यहाँ पे जो है हमने बात की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्फुटन कैसा होता है, परागकोश का स्फुटन। ये जो परागकोश जो है ना, लघु बीजाणुधानी जब बनी थी तो उसका स्फुटन कैसा होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो परिपक्व हो जाता है परागकोश, ठीक है, तो मध्य स्तर यानी जो मध्य स्तर है और टैपेटम दोनों नष्ट हो जाती है और केवल बृहत्त्वचा और अंतःशियम जो है वो शेष रह जाती है। अंतःशियम में आर्द्रता कम हो जाती है जिसके कारण वो फट जाती है और इसका स्फुटन होता है, जिससे परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये परागकण का जो स्फुटन है अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का है। तो पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन, यानी अगर ये परागकोश है इसमें स्फुटन इस तरह से हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, उसमें जो है पालियाँ जो हैं परागकोश की उसमें अनुप्रस्थ स्फुटित होते हैं, तो उसका उदाहरण है तुलसी। दूसरा है लंब स्फुटन, नाम से पता लग रहा है अगर लंबाई में स्फुटन होता है परागकोश का तो उसका उदाहरण है धतूरा और कपास। तीसरा है छिद्रमय स्फुटन, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और उसमें से परागकोश का स्फुटन होता है, यानी परागकण उसमें से निकलते हैं, इसका उदाहरण है मकोई। चौथा है कपाटीय, नाम से स्पष्ट है कपाट बन जाते हैं, एक या दो से अधिक कपाट बन जाते हैं और उसमें से पराग का जो है प्रकीर्णन होता है और इसका एग्जाम्पल है बारबेरियस। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।